इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी की तरफ रुख कर लेते हैं। इमरान खान तोशाखाना केस में दोषी करार है। पाकिस्तानी अदालत ने सुनाई 3 साल की सजा और 5 साल के लिए चुनाव लड़ने पर लगी रोक और 5 साल नहीं लड़ पाएंगे चुनाव। इस्लामाबाद पुलिस ने किया है अरेस्ट। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। 5 साल के लिए चुनाव लड़ने पर लगी है रोक इमरान खान के और 5 साल नहीं लड़ सकेंगे चुनाव। इस्लामाबाद पुलिस ने किया है अरेस्ट। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, इमरान खान तोशाखाना केस में दोषी करार हुए हैं। पाकिस्तानी अदालत ने सुनाई 3 साल की सजा और 5 साल के लिए चुनाव लड़ने पर लगी रोक, 5 साल नहीं लड़ पाएंगे चुनाव। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। इमरान खान तोशाखाना केस में दोषी करार। पाकिस्तानी अदालत ने सुनाई है 3 साल की सजा, 5 साल के लिए चुनाव लड़ने पर लगी है रोक और 5 साल नहीं लड़ पाएंगे चुनाव। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। इस्लामाबाद पुलिस ने किया है अरेस्ट। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको टीवी स्क्रीन के माध्यम से बता रहे हैं। इमरान खान तोशाखाना केस में दोषी करार है और पाकिस्तानी अदालत ने सुनाई है 3 साल की सजा। महेंद्रगढ़ में पूर्व शिक्षा मंत्री प्रोफेसर रामविलास शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया है कि बीजेपी पार्टी की तिरंगा यात्रा महेंद्रगढ़ में 13 अगस्त को निकाली जाएगी। 11 और 12 अगस्त को महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र में शहीदों की धरा की मिट्टी एक कलश में एकत्रित की जाएगी। साथ ही पूर्व शिक्षा मंत्री प्रोफेसर रामविलास शर्मा ने बताया कि हमारा राष्ट्रीय कार्यक्रम तिरंगा यात्रा का पूरे देश में है और कहा कि शहीदों का सम्मान और तिरंगे का सम्मान करते हुए आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है। हरियाणा में सभी 90 विधानसभाओं में तिरंगा यात्रा अलग अलग मोर्चों के नेतृत्व में आयोजित की जाएगी। हमारा राष्ट्रीय कार्यक्रम है भारतीय जनता पार्टी का पूरे देश में। पीछे आप सब महेंद्रगढ़ पत्रकारों ने हमारी ट्रैक्टर यात्रा देखी थी। शहीदों को सम्मान, तिरंगे का सम्मान, ये आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है। 11 तारीख को हमारी युवा मोर्चा की टोली इनेलो प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी को हाईकोर्ट ने नोटिस भेजा है। दरअसल पूर्व मंत्री मांगेराम राठी के बेटे जगदीश नंबरदार की आत्महत्या के मामले में पूर्व विधायक नफे सिंह राठी अग्रिम जमानत याचिका पर बाहर है। जगदीश नंबरदार के बेटे गौरव राठी ने नफे सिंह राठी की जमानत याचिका रद्द करने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसके बाद नफे सिंह राठी को हाईकोर्ट ने नोटिस भेजा है। और इतना ही नहीं, पूर्व मंत्री मांगेराम के बेटे सतीश नंबरदार ने गवाहों को डराने धमकाने जैसे गंभीर आरोप नफे सिंह राठी पर लगाए हैं। के बारे में उनकी बेल रिजेक्ट के लिए हाई कोर्ट गए थे और कोर्ट ने ये नोटिस इनको नफे सिंह को के खिलाफ और सोनू के खिलाफ किया है। और हमारी तो सिर्फ एक ही है कि हमें न्याय चाहिए। हम न्याय की लड़ाई लड़ने लग रहे हैं। जो मेरे भाई के साथ हुआ वो इस शहर में और किसी के साथ ना हो। कितने ही लोग बहादुरगढ़ छोड़ के चले गए इस अतीक के डर से। मैं मैं आदमी गिनवाऊं, जो हाल हमारे साथ हुआ ऐसा ही कुछ साल पहले 7-8 पाने में इन्ने के पाने के दादा भीमे नंबरदार के परिवार इधर सरकार से जुड़े हैं और उधर सरकारी योजना के जो लाभार्थी हैं उनके साथ आप जुड़े हैं। सरकार की योजना का सीधा लाभ उन तक पहुंचाते हैं। एक प्रकार का आप अपना व्यवसाय भी करते हैं और एक सेवा का काम भी
उनके साथ मिलकर के करते हैं। तो एक बहुत बड़ा काम है। इसलिए आपसे बात करके आज मैं जरूर इस बात की जानकारी बाद में लेना चाहूंगा कि कहीं आपके कार्य करने में कोई कठिनाई आ रही है अथवा जो लाभार्थी हैं, जो राशन प्राप्त करते हैं, ऐसे लोगों को कठिनाई आ रही हो तो आप सीधा अगर हमको जानकारी देंगे तो निश्चित रूप से इन समस्याओं को भी हम दूर करेंगे। मित्रों, जैसा प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने देश भर में अंत्योदय अभियान चलाया है और उस अंत्योदय अभियान के अंतर्गत हर गरीब व्यक्ति की पेट की भूख मिटाना ये उसका उद्देश्य है और उसी उद्देश्य के माध्यम से एक प्रकार से योजनाएं चलाई गई। और मैं यदि कोविड-19 जो महामारी फैली थी उस समय की अगर चर्चा करता हूं तो दरिद्र नारायण को जो भी सहायता आपके माध्यम से दी गई, बहुत बड़ा काम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से वो किया गया और सब लोगों ने उस समय आपकी भी सराहना की, मोदी जी की भी सराहना की, सरकार की भी सराहना की। अब ये काम हम लोग जो कर रहे हैं ये आज से नहीं है, ये आजादी के समय से चल रहा है और आजादी के समय जैसी इसकी जरूरत हुई थी उस समय शुरू किया गया था। उस समय थोड़ा प्रकारांतर से कुछ काम ऐसे थे जो हम सीधा करते थे। आज युग बदल गया है, टेक्नोलॉजी ने भी उसका सहारा लिया है। उस समय राशन हमारे पास पहुंचता था, राशन लेने वाले आते थे, बहुत से लोगों को उनकी शिकायत होती थी कि हमको राशन नहीं मिला, हमको राशन कम मिला, हमारा राशन कोई और ले गया, हमारा राशन कार्ड कट गया। ऐसी बहुत सी चीजें ये सब होती थी। पुराने राशन कार्ड उनके अंदर सदस्य बढ़ाना, सदस्य कम करना ये भी आसानी से होता नहीं था। तो ये सब चीजें हमारे माध्यम से ही होती थी, लेकिन अब टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये सब चीजें बहुत सरल हो गई हैं, बहुत आसान हो गई हैं। पहले हम अपने रजिस्टर रखते थे, उसके अंदर सब कुछ लिखना होता था और कभी भी उसका जो जांच करने वाले लोग आकर के जांच करते थे। लेकिन आज सब चीज एक प्रकार से ऑटोमेशन के माध्यम से ऑटोमेटिक हो गया है। हमको पीओएस की मशीनें मिल गई हैं और पीएस की मशीन के माध्यम से ही हर व्यक्ति का, कार्ड धारक का हिसाब रखा जाता है कि कितना राशन उसने लिया है, कितना नहीं लिया है। यदि इस महीने कोई व्यक्ति राशन नहीं ले जा सका है तो अगले महीने शेष बचा राशन भी वो ले जा सकता है। हमारे यहाँ कितना सामान आया है, कितना राशन मिला, कितना नहीं मिला, ये सब हिसाब किताब भी उसमें रखा जाता है। हमारा स्टॉक कितना है ये भी पता लगता है। कोई व्यक्ति अगर शिकायत करता है तो उसकी शिकायत भी उसी के हिसाब से दूर कर दी जाती है। कभी कभी तो राशन आने का समय निश्चित नहीं होता था, लोग हमको पूछते रहते थे कि राशन कब आएगा, कब नहीं आएगा, और आप जैसे लोग भी ये सुन सुन के जवाब दे दे के कई बार थक जाते थे। लेकिन अब टेक्निकल तौर पर हमने जब भी राशन की सप्लाई आपकी दुकान पर होती है उसी समय एसएमएस करके मोबाइल के माध्यम से उनको संदेश दे दिया जाता है कि अब राशन पहुंच गया है दुकान पर, आप अपना जाकर के राशन प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये जो सिस्टम बने हैं, इस सिस्टम ने आपके काम को भी सरल किया है और सरकार के काम भी सरल किया है, उपभोक्ता जो है उसके काम को भी सरल किया है। आप सब लोग लगभग 9,434 जो दुकानें स्वचालित जो पीडीएस की दुकानें हैं उन मशीनों के माध्यम से पीओएस का जो मशीनों का उपयोग करते हैं, वो पीओएस की दुकान जो मशीनें हैं वो भी आपको उपलब्ध करा दी गई हैं, इसलिए कोई कठिनाई आती नहीं है। मुझे खुशी है इस बात की कि हमने इस बार जो एक आदेश निकाला है कि राशन की दुकानें ये भी महिला सशक्तिकरण के नाते से जो प्रयोग किया कि 33% महिलाओं को राशन की दुकानें दी जाएंगी। तो जो नई राशन की दुकानें खुलेंगी उसमें महिलाएं अगर अप्लाई करती हैं तो प्राथमिकता के तौर पर उनको जो है वो दिया जाता है। तो इस प्रकार से आगे बढ़ते हुए हम लोगों ने ये भी व्यवस्था की है कि जो डीलरों की जितनी भी समस्याएं हैं उन समस्याओं को भी हम सरकारी तौर पर आपके हितधारक जो है पीडीएस हितधारक उसकी भी समस्याओं का हल करें, ऐसा हमने काम किया है। राशन में आप सब लोग गेहूं और चावल तो देते ही हैं, साथ में कभी कभी जब योजना बनती है उसमें दालें दी जाती हैं, कभी तेल दिया जाता है, चीनी भी दी जाती है, कभी नमक की भी सप्लाई होती है। जो आवश्यक चीजें हमको गरीब जनता को सप्लाई करनी होती हैं वो सब चीजें आपके माध्यम से की जाती हैं। प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा एक और काम जो किया कि कभी कभी कोई परिवार अपने स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाता था
तो उसको राशन कार्ड भी बदलवाना पड़ता था। एक दुकान से दूसरी दुकान पर ले जाने के लिए उसको बहुत मशक्कत करनी पड़ती थी। लेकिन पूरे देश भर में प्रधानमंत्री जी की योजना अनुसार एक राष्ट्र एक राशन कार्ड इस योजना को चलाया, ताकि कोई व्यक्ति राशन कार्ड कहीं भी किसी भी दुकान पर ले जाकर के राशन लेना चाहता है तो वो ले जाकर अपना राशन ले सकता है, किसी को भी कठिनाई नहीं आती है। और मैं विश्वास करता हूं कि आपने भी किसी भी व्यक्ति को, चाहे कहीं और प्रदेश का या किसी और स्थान का आपके पास आया होगा, निश्चित रूप से आपने उनको राशन दिया होगा। इसमें कोई कमी ना आने दें। हर किसी को खाने का अधिकार उसको मिला हुआ है, तो उसको राशन को प्राप्त करने का भी अधिकार है। हमारे पास उसका नाम दर्ज है अथवा नहीं है, लेकिन कोई व्यक्ति राशन कार्ड लेके आया है तो उस राशन कार्ड के हिसाब से उसको जो सामान उसका देना है, ये जरूर हम ध्यान रखेंगे। एक बात कभी ऐसी भी ध्यान में आती है कि आपके जो राशन यानी लेने वाले लोग हैं, जो भी हितधारक हैं, आपको सब पता होता है कौन व्यक्ति कैसा है। हमारी योजना गरीब व्यक्ति के लिए है, क्योंकि सरकार के ऊपर साधनों का, सरकार के पास जो संसाधन है उसके ऊपर अधिकार अगर है तो गरीब व्यक्ति का है। यदि आपको लगता है कि कोई गरीब व्यक्ति छूट गया है, हमारे दायरे से बाहर रह गया है, तो उसके नाम को निश्चित रूप से आप हमारे तक पहुंचाएं, ताकि तुरंत उसका जो है राशन कार्ड बनाया जा सके। हाँ, एक दूसरा भी विषय कभी कभी होता है कि व्यक्ति गरीब तो नहीं है, लेकिन किन्हीं कारणों से उसने अपना राशन कार्ड बनवा लिया। वो अगर राशन लेकर के जाते हैं तो निसंकोच आप वो भी बताइए, हम उस व्यक्ति को भी समझाएंगे, उसकी जानकारी भी लेंगे, उसके जो आय होती है उस आय की भी हम उसके तथ्य जांचेंगे। तो उनको कहेंगे कि एक गरीब आदमी का अधिकार किसी मध्यम वर्ग के या किसी ऊंचे आय वर्ग के व्यक्ति को उसको नहीं लेना चाहिए। हमने तो अपनी ओर से एक बहुत बड़ी सुविधा की है। देश भर में आज जो बीपीएल है उसकी आय सीमा 1,20,000 रुपया वार्षिक है। हमने उसको बढ़ा करके पहले से ही 1,80,000 रुपया वार्षिक कर दी है। तो इस नाते से भी बड़ी संख्या में राशन कार्ड हमने पिछले दिनों बनाए। लगभग 12.5 लाख राशन कार्ड जनवरी 2023 में एक क्लिक के ऊपर हमने बनाए थे। इसलिए अब ये कोई शिकायत नहीं कर सकता कि मेरी कम है फिर भी मेरा राशन कार्ड नहीं है। हमने अपनी ओर से पूरा प्रयत्न किया है। फिर भी आपके माध्यम से यदि हमको जानकारी मिलेगी तो निश्चित रूप से इसका भी हम हल निकालेंगे और हम उनको राशन देने की व्यवस्था ये सारी पूरी करेंगे, आपके माध्यम से करेंगे। मुझे ये भी ध्यान है कि आपके राशन की दुकान के कारण से हो सकता है आपका व्यवसाय उतना ज्यादा न चल पाता हो, आपको अतिरिक्त आय कैसी हो, इसकी भी समय समय पर हम चिंता करते हैं। आपकी जो नई योजनाएं हैं उन योजनाओं के ऊपर भी आपको सुझाव देंगे, उसके ऊपर हम काम करेंगे। आप उसके अतिरिक्त कोई ना कोई और अपना काम कर ही रहे होंगे, अन्यथा राशन की दुकान के साथ साथ अन्य कोई काम भी करें। इसलिए आपकी खुशहाली, उसमें मैं समाज की खुशहाली देखता हूं। आप खुशहाल बने और आपका व्यवहार निश्चित रूप से सरकार की योजनाओं को भी प्रभावित करता है, क्योंकि भले आप सरकारी राशन की दुकान का काम करते हैं, लेकिन लोगों के मन में ये सरकारी राशन की बजाय दुकान को ही सरकारी कह दिया जाता है कि ये सरकारी दुकान का राशन है। तो सरकारी राशन का दुकान होना एक बात है, राशन का सरकारी दुकान में होना ये दूसरी बात है। जो लोगों को लगता है कि आपकी दुकान सरकारी दुकान है, तो जो आपकी छवि है वो सरकार की छवि बनेगी। इसलिए निश्चित रूप से आप कभी भी ऐसा कोई काम न करें जिससे सरकार की छवि पर भी फर्क पड़े या आपकी छवि पर फर्क पड़े। शुद्ध सात्विक काम करना यही आपके लिए एक प्रकार से अपेक्षित है। और मैं आपको आपके इस आत्मविश्वास को, यानी जो समाज में भी आप आत्मविश्वास भरते हैं, उस योजना को भी, मैं उस काम को भी आपकी सराहना करता हूं और आपका धन्यवाद करता हूं कि आप गरीब आदमियों की सेवा करते हैं। आपको विश्वास दिलाता हूं आपकी हर समस्या के समाधान के लिए हम आपके साथ खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आम आदमी पार्टी हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता और पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने पीसी की है, और जहां उन्होंने कहा है कि आपकी सरकार पहले दिल्ली में आई, केजरीवाल मुख्यमंत्री बने और उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली के क्षेत्र में बहुत सुधार किए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि मोहल्ला क्लिनिक बने जिसके
जिसकी चर्चा सारी दुनिया में होती है। और फिर पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार आई है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी चुनाव से पहले कहा था कि पुराने बिजली के बिल माफ किए जाएंगे, 24 घंटे बिजली देंगे और 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। उन्होंने ये वादा पंजाब के लोगों के साथ किया था, जो कि साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना भी साधा है। आम आदमी पार्टी की सरकार सबसे पहले दिल्ली स्टेट में आई। हमारे नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री बनने के बाद एजुकेशन के क्षेत्र में, हेल्थ के क्षेत्र में, इलेक्ट्रिसिटी के क्षेत्र में बहुत सारे थावों पे, बहुत सारे डिपार्टमेंट में बड़े अच्छे सुधार दिल्ली में हुए। स्कूल ऑफ एमिनेंस दिल्ली में बनके तैयार हुआ और आज वो स्कूल ऑफ एमिनेंस की पूरे संसार में चर्चा होती है। मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली में बने, उसकी चर्चा पूरे संसार में होती है, देश में होती है, भारत में होती है। और 24 घंटे बिना किसी रुकावट के 200 यूनिट दिल्ली में फ्री ऑफ कॉस्ट इलेक्ट्रिसिटी जो है हर एक घर को अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने सबसे पहले दी। माननीय चीमा साहब ने बताया, हमारे वरिष्ठ नेता और कैबिनेट मंत्री पंजाब से, कि पंजाब के अंदर 300 यूनिट फ्री दी जा रही है, ट्यूबवेल की बिजली 24 घंटे दी जा रही है और सारे बकाया बिल माफ कर दिए गए। ऐसी दिल्ली के अंदर 24 घंटे बिजली है, जनरेटर लोग रखते नहीं है, इन्वर्टर लोग रखते नहीं है। 80% घरों का बिजली का बिल वहां पे जीरो आता है, 90% का पंजाब के अंदर जीरो आता है। परंतु हरियाणा के अंदर बिजली सबसे बड़ी समस्या है। 6-6, 8-8 घंटे गांव में बिजली का कट रहता है। ट्यूबवेल के कनेक्शनों का 10-10, 12-12 घंटे बिजली का कट रहता है और इसके बावजूद भी हजारों रुपए महीने का हर घर का बिजली का बिल आता है। जिनका एयर कंडीशन नहीं है, जिनके यहाँ फ्रिज नहीं है, उसके बावजूद भी कई हजार रुपए महीने का बिजली का बिल आता है। ये हरियाणा की बड़ी समस्या है। पिछले दिनों ये तय किया गया कि हम पंजाब और दिल्ली की तर्ज पे हरियाणा के अंदर भी बिजली आंदोलन चलाएं। उस आंदोलन की शुरुआत करने के लिए 9 जुलाई को माननीय अरविंद केजरीवाल जी और सरदार भगवंत सिंह मान जी दोनों हरियाणा के पंचकुला इंद्रधनुष स्टेडियम में आए। साइबर सिटी के गांव भोर डाकला में देर रात उस समय हड़कंप मच गया जब घर के बाहर खड़ी कार में अचानक आग लग गई। कार के मालिक ने इसकी सूचना तुरंत फायर विभाग को दी और घर के बाहर खड़ी कार में आग लगने की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड और पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गए और आग पर काबू पाने में जुट गए। फायर ब्रिगेड जब तक आग पर काबू पाता तब तक कार पूरी तरह से जलकर राख हो गई थी। आपको बता दें कि कार मालिक जयप्रकाश की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है। वहीं पुलिस गांव में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुट गई है। दरअसल क्या हुआ, रात को मैंने होटल का बिजनेस कर रखा है, तो मैं अपने होटल पे ही था। तो मेरे पास 3:30 बजे के आसपास भाई का फोन आया। तो वो हड़बड़ाहट की हालत में बात कर रहा था। उन्होंने बताया कि भाई ऐसे ऐसे गाड़ी में आग लगी है। मैं तुरंत घर की तरफ निकला, देखा तो घर के बाहर ही मेरी गाड़ी खड़ी थी, उसमें आग लगी हुई थी। फिर उसके बाद हमने फायर ब्रिगेड को कॉल किया। फायर ब्रिगेड वालों ने 112 पे कॉल डाइवर्ट कर दी थी। तो फायर ब्रिगेड तुरंत मौके पर पहुंची। पिछले दिन नूह में हुई हिंसा को लेकर खाप पंचायतों ने भी अब अपनी प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी है। इस मामले में धनखड़ खाप
12 के प्रधान युद्धवीर सिंह ने नूह में हुए दंगे को वहीं आपको बता दें कि ठिकरा सरकार के सिर पर फोड़ते हुए कहा कि गृह मंत्री अनिल विज दंगे की सरकार को जानकारी न होने वाला बयान बेबुनियाद है और साथ ही यह भी कहा है कि सभी को पता है कि हिंसा से पहले ही सोशल मीडिया पर खूब भड़काऊ बयानबाजी हुई है और एक दूसरे को चेतावनी तक दी गई है, लेकिन इन सब के बावजूद भी गृह मंत्री का घटना की जानकारी न होने की बात कहना बेतुकी बयानबाजी है। राहुल भाई, पूरे हरियाणा की जनता, पूरे देश की जनता को पता है और पहले भी इसकी वीडियो से वो बिट्टू बजरंगी ने कहा था कि भाई तुम्हारे जा रहे हैं वहां पे। और चलो हम ये मानते हैं भाई इतना प्रशासन फिर क्या कर रहा था, एसपी साहब छुट्टी पे क्यों गए, इतना बड़ा हादसा हो गया, आप सबको पता है, आप सबने वीडियो भी देखी है। 4 घंटे तक जो यात्रा निकालने वाले हमारे जो भाई थे वे 4 घंटा मंदिर में रहे। क्या जिला मुख्यालय इतनी दूर हो गया क्या वहां पुलिस 4 घंटे के बाद आप पहुंची? पलवल नूह में हुई हिंसा के बाद पलवल नूह में हुई हिंसा के बाद पलवल में भी हुई धार्मिक स्थलों में तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाओं के बाद पलवल पुलिस लगातार अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। हर चौक चौराहे पर धार्मिक स्थलों पर जिला पुलिस का कड़ा पहरा नजर आ रहा है। लगातार पलवल एसपी लोकेंद्र सिंह भी जिले में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुबह और शाम फ्लैग मार्च निकालकर लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रहे हैं। वहीं साउथ रेंज रेवाड़ी के एडीजीपी आपको बता दें कि रविकरण भी पलवल जिले पर अपनी पूरी नजर बनाए हुए हैं और लगातार वह पलवल जिले में जिला पुलिस के साथ फ्लैग मार्च निकालकर लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रहे हैं। जी पीसफुल रहा और हमने काफी फ्लैग मार्च किया, डिवीजन वाइज फ्लैग मार्च करा और ठीक ठाक पीसफुल। कितने अभी तक पूरे जिले में केस दर्ज किए गए हैं, कितने आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है? पूरा जिला में 19 केस दर्ज हो गया और 5 लोगों को गिरफ्तार किया पलवल जिला। सर इस दंगे में कुल कितना नुकसान हुआ है? अभी एस्टिमेट करेगा, हमने इन्वेस्टिगेशन में एस्टिमेट करेगा। चल रहे हैं आगे कौन कौन चल रहे थे? कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने लोहारू के सिवानी में भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा आयोजित प्रगतिशील किसानों को संबोधित कर सम्मानित किया और कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि किसानों की आय दोगुनी करना सरकार का लक्ष्य है। सरकार ने किसानों के लिए विभिन्न प्रकार की सहायता के लिए योजनाएं चला रही है। मेवात घटना पर कृषि मंत्री ने हरियाणा एवं हरियाणवी एक है का नारा देते हुए कहा कि भाईचारा बनाए रखें। वहीं सिरसा में बीमा कंपनियों की तरफ से किसानों को मुआवजा नहीं मिलने पर उन्होंने कहा कि सरकार गंभीर है, जल्द ही समाधान किया जाएगा।